Please welcome with a round of applause Nitin Vijay, who's fondly known as NV Sir, in conversation with NETV's very own Munish Devgan. नाम है नितिन विजय, लेकिन बच्चों के लिए प्यारे एनवी सर, क्योंकि बच्चों को पढ़ाना ही उनका पैशन है। उनकी जिंदगी है। एनवी सर कोटा फैक्ट्री के असली जीतू भैया हैं। ऐसा बड़ा भाई जो पढ़ाई के इतर भी उनकी फिक्र करता है, उनका ख्याल रखता है, उनके फ्यूचर की परवाह करता है। एनवी सर की क्लास में मज़ेदार अंदाज में पढ़ाई भी होती है और ज़िंदगी के सबक भी सीखने को मिलते हैं। तभी तो इनके वीडियोस के नीचे आपको एक कमेंट ज़रूर मिलेगा, सर हूँ तो मैं कॉमर्स का स्टूडेंट, लेकिन पूरा वीडियो आपका देख लिया। सच पूछिए तो एनवी सर ने कोटा के कोचिंग सीन की हवा ही बदल दी है। पढ़ते समय सबसे अहम हो जाता है, इसलिए हम घड़ी के कांटों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं एनवी सर के साथ ये खास बातचीत। स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। युवा के इस मंच में आपका स्वागत है, क्योंकि पूरे देश में लाखों युवा आपको फॉलो करते हैं। तो आपने कब ये तय कर लिया था आईआईटी निकालने के बाद कि बॉस टीचिंग ही करनी है? फर्स्ट ईयर के बाद ही तय कर लिया था, क्योंकि हमें माताजी बचपन से कहानी सुनाती थी। मुझे नहीं पता था इस मंच पे वापस बतानी पड़ेगी, पर जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं उन्हें कहना चाहता हूँ कि गांव में पानी नहीं निकल रहा था तो एक ही जगह गड्ढा खोदा जाए तो पानी निकल आता है। कहानी हम सब ने सुनी है। अलग अलग जगह गड्ढा खोदने से पानी नहीं निकलेगा। तो माताजी मेरे को कम से कम 200 बार ये कहानी सुना चुकी थी। आईआईटी में गया तब भी उन्होंने ये कहानी दोबारा सुनाई मुझे, ये कहानी याद है तेरे को? मैंने बोला यार अब तो मैं आईआईटी में जा रहा हूँ। तो उन्होंने बोला पर याद रखना कि फर्स्ट ईयर में तय कर लेना क्या बनना है। तो फर्स्ट ईयर में मेरे को लगा या तो मैं एस्ट्रोनॉट बनूँ, क्योंकि फिजिक्स से प्रेम था, और लगा कि टीचर भी बन सकता हूँ क्योंकि जो कोटा में टीचर्स उनसे फैसिनेटेड था। पर लगा एस्ट्रोनॉट शायद हो सकता है कि फाइनेंशियल स्थिति ऐसी ना हो कि बाहर जाके कर पाएँ। तो मैं सोचा टीचिंग ट्राई करते हैं। जब गया तो बच्चों को इतना प्रेम मिला कि मैं सोच भी नहीं सकता था। तो फिर उसके बाद नो लुकिंग बैक था। फ्रॉम फर्स्ट ईयर इटसेल्फ आई स्टार्टेड टीचिंग। आप मुश्किल से मुश्किल कॉन्सेप्ट के को भी बहुत इजीली समझा देते हैं। तो देश में ऐसे तमाम लाखों टीचर्स हैं फिजिक्स के और सब्जेक्ट्स के, उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि बोरिंग तरीके से पढ़ाना बंद कर दीजिए? मैं शायद दूसरों पे कमेंट करना तो गलत होगा, बट हाँ मैं बोलना चाहता हूँ कभी कभी हम अध्यापक ये सोचते हैं कि फैसिनेटिंग वर्ड यूज़ करने से, मान लीजिए आप फिजिक्स पढ़ानी है, आप बोलो पैराडाइम शिफ्ट है, क्वांटम इंटेंगलमेंट है, तो बच्चे को समझ नहीं आएगा। पर अगर ऐसे शब्द जो वो जानता है, उसकी शब्दावली के जो शब्द हैं उनको ध्यान में रखिए और शब्दों की स्पीड पे ध्यान रखिए। और अगर आप टीचर हैं तो आपको नॉलेज डिलीवर करने से प्रेम होना चाहिए। बच्चों से प्रेम करेंगे, उनकी शब्दावली को समझेंगे, उनकी मनस्थिति को समझेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी अध्यापक जो क्लास में जा रहा है वो बुरा पढ़ाना चाहता है, पर वो स्टार बन के बाहर निकलेगा अगर इन बातों का वो ध्यान रख लेगा। मैं सौभाग्यशाली था कि ये स्वीट स्पॉट कि जो जीवन में बनना चाहता था वो मैं बन पाया, क्योंकि शायद 100 में से 95 लोगों को हो सकता है काम मिलता हो, बट मैं उनमें से हूँ जिन 100 में से 5 वो होते हैं जिन्हें वो मिल जाता है। जैसे अभी आपसे बात हो रही थी थोड़ी देर पहले, तो आपने बोला कि मैं जर्नलिज्म में आ पाया, उसके पहले शायद मैं इतना अच्छा करिकुलम में नहीं कर रहा था, पर आपने मेरे को बताया कि जैसे आप जर्नलिज्म में आपने स्वीट स्पॉट को हिट करा, आप फर्स्ट आने लगे, सेकंड आने लगे। तो शायद हम लोग सौभाग्यशाली हैं। मैं चाहता हूँ कि आप अपना स्वीट स्पॉट ढूंढ पाए। टीचर्स को भी वही बोलना चाहता हूँ और बच्चों को भी बोलना चाहता हूँ। यानी आप अपने पैशन को प्रोफेशन अगर बना लें, सर कह रहे हैं, तो आप बहुत आगे जा सकते हैं। हमारे साथ कई बच्चे भी हैं जो आपको लगातार सुन रहे हैं। अच्छा, कोटा का मतलब कहा जाता है एक ऐसी प्रेशर कुकर वाली जगह, तो कई बच्चे प्रेशर में आ जाते हैं। आप कैसे उनको मोटिवेट करते हैं कि बॉस यहीं ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई, आगे बहुत लंबी ज़िंदगी अभी बाकी है, और कैसे आप उनको समझाते हैं? फिर कोटा में जो भी बच्चे आते हैं उनको पहली बात हम ये बोलना चाहते हैं कि कोटा में वो बच्चे आए जो साइंस बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं। अगर वो फुटबॉलर बनना चाहता है, क्रिकेटर बनना चाहता है, आर्टिस्ट बनना चाहता है, यूपीएससी में जाना चाहता है, मत आइए। दैट इज नॉट अ प्लेस फॉर यू। और क्या वो जगह, वो चीज़ें बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी। अभी देखिए आप पायल और अपन शीतल जी की बात कर रहे थे, व्हाट अ एग्जाम्पल। मेरे खुद के गूज़बम्स खड़े हो रहे थे, अभी तक भी खड़े हैं जब उनको देखते हैं कि पैरालंपिक्स में ऐसा कुछ कर सकते हैं मेरे पहले जो स्पीकर थे। तो मैं कहता हूँ अगर आपका कुछ और पैशन है तो वो करिए, बट अगर आपका साइंस बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का आपका सपना है तो कोटा बहुत बेहतर जगह है, क्योंकि मैं वहाँ से विद्यार्थी रहा हूँ। अब कई लोग बोलते हैं कि वहाँ पे प्रेशर कुकर है या सफल होने के लिए थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। 1.5 लाख के आसपास बच्चे कोटा में आते हैं। 20,000 के आसपास, 25,000 के आसपास बच्चे ऐसे होते होंगे जिनको वो कॉलेज मिल पाता होगा जो ड्रीम देखते हैं। बट मैं आपको एक बात वादे से कह सकता हूँ, दावे से कह सकता हूँ, क्योंकि मैं इतने सालों से वहाँ पे पढ़ा भी हूँ और पढ़ाया भी है, कि उस 1.5 लाख में से 1,40,000 से ज़्यादा बच्चे जीवन में सफल होते हैं। क्योंकि कारण वो सिलेक्शन नहीं है, कारण वो प्रक्रिया है जो 10 से 12 घंटे बच्चे को मेहनती बनाता है। तो प्रेशर इसलिए आता है क्योंकि शायद हम ये मान लेते हैं कि अगर हम सेलेक्ट नहीं होंगे
तो हम जीवन में असफल हो जाएंगे। मैं उन सभी बच्चों को कहना चाहता हूं, जब भी आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हो, किसी गोल के लिए जाते हो, तो इस बात का ध्यान रखो कि वो गोल टारगेट नहीं है। उस गोल के लिए जो मेहनत करी जा रही है, जो संघर्ष करा जा रहा है, वो असली सफलता का मूल मंत्र है। अगर आप इसे समझ जाएंगे तो प्रेशर भी कम हो जाएगा और आप सफलता की सीढ़ी पे चढ़ जाएंगे। आप ऑनलाइन शिक्षा के काफ़ी मतलब इतने पक्ष में नहीं हैं। आपको लगता है कि जो ऑफलाइन है उसमें आप ज़्यादा अच्छे तरीके से बता पाते हैं, ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं बच्चों से, ऐसा क्यों? ऐसा नहीं है कि मैं ऑनलाइन के पक्षधर नहीं हूं। ऑनलाइन जैसे मान लीजिए आपको और हमें कोई कोर्स करना है, 2 घंटे रोज पढ़ने की हमको आवश्यकता है, एआई के कोर्सेज आ रहे हैं, तो हमें ऑनलाइन करना चाहिए। बट जिस बच्चे को 14 घंटे 15 घंटे पढ़ना है, उसके लिए ऑनलाइन का मोड थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए। जैसे मान लीजिए ऑनलाइन के ऐसे बैचेज हैं जिनमें एक बैच में 15-15 हज़ार 20-20 हज़ार बच्चे हैं, तो असली क्लास का मतलब होता है कि बच्चा पार्टिसिपेंट हो, ऑडियंस नहीं। जब 20,000 बच्चा है, आज जो हमें सुन रहे हैं वो ऑडियंस है, पार्टिसिपेंट नहीं है। दिस इज नॉट अ क्लास। और हम स्पीकर्स हैं, हम एजुकेटर्स नहीं हैं। तो जब क्लास की संख्या 20,000 25,000 चली जाती है, तो स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑडियंस बन जाते हैं, वो पार्टिसिपेंट नहीं रहते। और जो पढ़ाने वाले हैं वो एजुकेटर नहीं रहते, वो स्पीकर बन जाते हैं। इस अंतर को समझने की आवश्यकता है। जो बच्चे टीनेजर हैं उनको टनल फोकस लाने के लिए एक इकोसिस्टम की जरूरत होती है। क्लासरूम उसका एक बेस्ट एग्जांपल है। पर ऑनलाइन में भी अगर आप बात करें, मान लीजिए आप बच्चों को ऐसा पढ़ा रहे हैं, क्योंकि सब लोग आ पाए जरूरी नहीं है, जिसमें बच्चे को वीडियो चालू रखना जरूरी हो, उससे आप बात कर पाएं, उसके नोट्स चेक कर पाएं, उसे टोक पाएं। ऑनलाइन का एक फायदा मैं आपको बताता भी हूं। हमारे यहाँ पे ऑनलाइन बैचेस चलते हैं जिनमें हर जगह बच्चे का वीडियो दिखाई देता है। तो क्लास में तो हम सिर्फ बच्चे से रिलेट कर पाते हैं, ऐसी क्लासेस में हम घर वालों से भी रिलेट कर पाते हैं। पीछे से मम्मी आ जाती है, कभी पानी दे रही हैं, तो मतलब हम घर वालों से भी रिलेट कर पा रहे हैं। फायदा है, बट हम उसे कैसे यूज कर रहे हैं उसका पक्षधर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई टीचर्स तो ऑनलाइन के चलते कंटेंट क्रिएटर्स बन गए हैं। हाँ, मतलब आप बोल सकते हैं इस बात को, पर हमें समझना पड़ेगा कि स्पीकर कौन है, एजुकेटर कौन है, कौन हमें नॉलेज डिलीवरी कर रहा है। बट अपन ये नहीं बोल सकते कि ऑनलाइन ने शिक्षा की एक्सेसिबिलिटी को बढ़ाया नहीं है, उसे अफोर्डेबल नहीं बनाया है। इस बात से कोई भी नदारद नहीं हो सकता। तो इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अच्छा, एनवी सर को एक सॉफ्ट हार्टेड टीचर माना जाता है, जो बच्चों के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं। तो जो गरीब बच्चे आपके पास आते होंगे कि हमें भी आईआईटी निकालना है, आप क्या क्या करते हैं उनके लिए? बहुत कुछ है। हम करीब, आप ये मान के चलिए, हमारे कोटा के आसपास करीब 4,000 बच्चे ऐसे हैं जो स्कूली शिक्षा में हैं, और हम एक सोसाइटी के नाम पे उनको सभी लोगों को फ्री में पढ़ाया करते हैं। जिसको तकलीफ होती है वो हमारे पास आता है, तो मुझे सुनते हैं। लॉटरी प्रोग्राम्स हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हम बच्चे के लिए कर रहे होते हैं। हम भी प्रयास करते हैं कि कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जो अगर शिक्षा को ग्रहण करना चाहता है तो वो इससे नदारद रह जाए। हम इसका भरसक प्रयास करते हैं। 100% सफल होते हो हमेशा, ये तो शायद जरूरी नहीं, पर प्रयास पूरा रहता है। अब तक आपने हज़ारों स्टूडेंट्स को पढ़ाया होगा, कोई ऐसा अतरंगी सवाल जो आपको याद रह गया हो किसी बच्चे का? बहुत पूछते हैं सर। अभी मैं आपको अतरंगी सवाल एक बताता हूँ। मेरी वाइफ भी यहाँ पे बैठी हुई है। हमारा रेजिडेंशियल कैंपस है, तो वहाँ पे मैं उस विचारधारा को बताना चाहता हूँ कि बच्चे की विचारधारा कहाँ से आती है। तो मैं रेजिडेंशियल कैंपस से गर्ल्स हॉस्टल वहाँ पे गया, 5-6 महीने की पहले की बात होगी। तो मैं गया तो वहाँ पे एक लड़की मिली, तो बहुत खुश हुई देख के, और एनवी सर और स्वाति मैम भी साथ में थी। तो उन्होंने मेरी वाइफ से सवाल पूछा कि आप अपनी सासू माँ के साथ रहती हैं? तो लड़की ने बोला हाँ, मतलब मेरी वाइफ ने बोला हाँ। आपकी और सासू माँ की लड़ाई नहीं होती? और अगर लड़ाई होती तो एनवी सर किसका साथ देते हैं? तो मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ कि ऐसे कई सारे सवाल कई बार आते हैं, कई बार बच्चे पूछते हैं। तो लगता भी है कि कई बार वैसे सवाल इसलिए आते हैं क्योंकि शायद विचारधारा को एक्सपोजर ही नहीं मिला है। बच्चे शायद वहीं तक सोच पा रहे हैं। उनके मन में डाल दिया गया है कि किसी भी बहू का और सास का रिलेशन अच्छा हो ही नहीं सकता। मैं उसको इस तरीके से देखता हूँ। वो तो छोटी बच्ची है, पर उसके ये विचार जो उसके मन में आए, उसको शायद ऐसा वो बहुत अचंभित थी इस बात को सोचकर कि किसी सास में और किसी बहू में कैसे बन सकती है, उनका रिलेशन कैसे अच्छा हो सकता है। सास बहू मतलब लड़ना कंपलसरी है। तो मेरे हिसाब से उस मानसिकता को और उस मनस्थिति को बदलने की भी अपने को आवश्यकता है, और ये काम सबसे बेहतर अगर कुछ कर सकता है तो मुझे लगता है वो शिक्षा है। एक प्रश्न आपने मेरे से बोला कि कई बार लोग बोलते हैं आपसे इतने लोग प्रेम करते हैं, मेरी बात बनावटी लग सकती है। मैं इस मंच के माध्यम से, क्योंकि नेशनली मुझे लोग देख रहे हैं, मैं बोलना चाहता हूं कि जब मैं शिक्षक बना तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि हम ऐसे मंच पे आके खड़े होंगे। रिसेंटली मुझे कपिल शर्मा शो में मैं होके आया, मैंने उनको भी धन्यवाद दिया। मैं कहता हूं हमने कभी सोचा नहीं था जो सम्मान आज की तारीख में हमें मिल रहा है, जिस चीज ने हमें सब कुछ दिया हो, उसके लिए हम बच्चों से और शिक्षा से प्रेम क्यों ना करें। बल्कि मुझे लगता है जो मुझे इस जीवन में मिला है, इसका ऋण उतारने के लिए मुझे अगले 100 जन्म तक शिक्षक बन के रहना पड़ेगा। ये सच है, एंड आई रियली मीन इट। क्योंकि किसी सेलिब्रिटी को, किसी एक्टर को इतना सम्मान मिले, ये तो हमारे लिए शायद एक्सेप्टेंस थी, बट शिक्षकों को इतना सम्मान मिलना, इतना प्रेम मिलना, ये हम जब बने थे तब हमने सोचा भी नहीं था। तो मैं नतमस्तक होकर जितने भी लोग प्रेम करते हैं उनको कहना चाहता हूं कि मैं शिक्षा के लिए समर्पित रहूंगा, बच्चों से प्रेम करता रहूंगा। इस जीवन में जो भी शिक्षा के लिए इनोवेशन कर पाऊंगा वो जरूर करूंगा। मैंने देखा आप थोड़े
आप थोड़े भावुक भी हुए ये कहते हुए, लेकिन हर प्रोफेशन में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। कोई ऐसा भी दौर रहा होगा, लेकिन आज के दौर में क्या एनवी सर अकेले बैठते हैं और सोचते हैं कि वो मुश्किल थी राहें आज आसान ये सफ़र लगता है? ये कौन सी दुआओं का असर लगता है? बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, क्योंकि मैं कोई सी फाइनेंशियल बैकग्राउंड से नहीं आता, बहुत मध्यम वर्गीय परिवार से आता हूँ। फादर नॉर्मल जॉब में थे, तो हमने कभी देखा भी नहीं था ऑर्गेनाइजेशन कैसे स्ट्रक्चर करते हैं। तो शुरुआती दौर में जब आईआईटी की जर्नी होती है, इंडिविजुअल टीचर होते हो, तो आप इंडिविजुअल फाइटर होते हो। जब ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड होने लगती है तो आपको पता नहीं होता क्या करना होता है। 2018 तक मुझे पता भी नहीं था बैलेंस शीट कैसे देखी जाती है। तो इस वजह से बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस आई, क्योंकि आपने पूछा तो मैं उसको संभालने की बहुत मुश्किल था। बट आपने बोला दुआएं किसकी हैं? दुआएं सबसे पहले, फिर ये बात बनावटी लग सकती है, बट अगर मैं बच्चों को भी बोलता हूँ और इस मंच के माध्यम से बोलना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ, आप आईएएस बन जाएं, फर्स्ट रैंक ले आए, सेलिब्रिटी बन जाएं, फुटबॉलर बन जाएं, क्रिकेटर बन जाएं, एजुकेटर बन जाएं, कुछ भी बन जाएं, पर अगर आपकी वजह से आपके माँ बाप की आंखों में खुशी के आंसू नहीं है तो इस जीवन का कोई महत्व नहीं है। ये बात थोड़ी सी इमोशनल लग सकती है और उस वजह से मैं कह भी नहीं रहा हूं। आपने देखा कि मैं अमूमन ऐसी बातें बोलता नहीं हूं, बट ये सच है। तो मुझे लगता है कि उन्हीं की दुआएं हैं, फादर मदर साथ में हैं, मैं उनके साथ रह पाता हूं, वाइफ साथ में है, परिवार साथ में, और बच्चों का इतना प्रेम है, बच्चों की दुआएं इतनी है कि मुझे नहीं लगता कि मैं कभी भी हार पाऊंगा। जी, आपने कहा आप कभी हार नहीं पाएंगे। आपको एक बार 684 करोड़ का पैकेज ऑफर हुआ, वो तो आपने मना कर दिया, लेकिन चूंकि बच्चे आपसे इतना प्यार करते हैं, कभी कहा जाए बॉस शिक्षा मंत्री बन जाइए, इतनी अच्छी, इतना आपके अंदर ज्ञान है, क्यों ना आगे बढ़कर कभी ऐसा ऑफर हो तो कैसे आप मना कर पाएंगे? 684 करोड़ वाली पे बात कर लेता हूँ। शिक्षा मंत्री वाली बात तो मैंने अभी तक कभी सोची नहीं, बट हाँ, कभी सेंट्रल एडवाइजरी में शिक्षा को कैसे स्वरूप देना चाहिए, मैं नहीं मानता कि मेरे को उसमें बहुत ज्ञान है, बट क्योंकि मैंने इतने साल उसमें काम करा है, तो अगर उस एडवाइजरी में कहीं मुझे कोई पद ऐसा मिलता है कि मैं एजुकेशन में क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन कैसे करना चाहिए, क्योंकि आई डिवोटेड 20 ईयर्स ऑन टू इट, हाउ टू इंटीग्रेट टेक्नोलॉजी विद एजुकेशन, तो मैं अपना इनपुट देना जरूर चाहूँगा। रही बात 684 करोड़ रुपए की बात, तो जाहिर सी बात है जिन्होंने मुझे दिया था, उससे पहले भी मैं कंपनीज के नाम अगर आप बोलें तो मैं ले सकता हूँ। बाइजू का नाम अपन सबने सुना है, तो कोरोना के दौरान बाइजू ने हमें एज ए कंटेंट पार्टनर लिया। दे पम्प्ड मनी इनटू आवर ऑर्गेनाइजेशन, नॉट ऑन द डाइल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, बट एज ए कंटेंट पार्टनर का पूरा कंटेंट हम डिलीवर करते थे। उसकी वजह से कंपनी बहुत ग्रो करी, नो डाउट उसे वो पूरा नहीं कर पाए, बट कंपनी बहुत ग्रो करी। उसके बाद एक ऑफर आया 684 करोड़ का, जो अनअकैडमी ने हमें दिया था। मैं उनका धन्यवाद देता हूँ कि इस काबिल उन्होंने हमको समझा। नहीं लिया क्योंकि आइडियोलॉजिकल मिसमैचेस थे। मैं उस समय बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहता था कि what is the most difficult task in our sector is to scale experience। आप अगर एक्सपीरियंस को स्केल नहीं कर सकते, इट इज नॉट अ फैक्ट्री कि आज ये फैक्ट्री लगा दी, अच्छा पैसा आ गया है तो दूसरी फैक्ट्री भी मशीनरी फ्रांस से इंपोर्ट करके आप लगा सकते हो। यहां पे आपको ह्यूमन इंटरेक्शन कराना है ह्यूमंस के साथ, और उतनी ही सद्भावना के साथ, उतनी ही प्रेम के साथ। दैट इज एक्सपीरियंस, दैट इज द फिलॉसफी विच यू हैव टू डिलीवर। वो सबसे डिफिकल्ट टास्क है। तो उनकी फिलॉसफी उस समय थी बहुत फास्ट स्केल करने की, और मेरी उस समय फिलॉसफी थी कि यार मैं अभी बहुत ज्यादा काम करना चाहता हूं रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, ताकि नॉर्मल बच्चे की प्रोग्रेस के लिए कस्टमाइजेशन सॉल्यूशन ला सकें। उस समय वो आइडियोलॉजिकल मिसमैच था। आज की तारीख में आपको कह सकता हूं कि बहुत सारे सॉल्यूशंस ऐसे ला चुके हैं जिसकी वजह से मोशन में बहुत सारे बच्चों का परसेंटेज सिलेक्शन बढ़ जाता है। आइडियोलॉजिकल मैं इसलिए बोल रहा हूं कि कई बार हमें कॉम्पिटिटर्स को भी लोग बाग देखते हैं, तो हमारी सेक्टर में भी कुछ कॉम्पिटिटर ऐसे हैं जो रैंक फिलॉसफी पर डिलीवर होते हैं, कुछ ऐसे हैं जो एक्सेसिबिलिटी ऑफ एजुकेशन पे डिलीवर होते हैं, हम वो हैं जो वैल्यू फॉर मनी एंड क्वांटिटेटिव सिलेक्शंस पे ज्यादा काम कर रहे होते हैं। तो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, सब अपनी अपनी जगह पर सही हैं, पर जो जिसके लिए काम कर रहा है उसे करता रहना चाहिए। अच्छा, कुछ बच्चे फंस जाते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट कहते हैं कि कोचिंग इंस्टीट्यूट ज़रूरी है, स्कूल कहते हैं स्कूल ज़रूरी है। आपको नहीं लगता कि बीच का रास्ता निकालना चाहिए, आफ्टर स्कूल में ही कुछ कोचिंग का इंतजाम हो? सर, मैं बहुत बहुत धन्यवाद हूँ कि आपने मुद्दा उठाया और आप ही ने आंसर दे दिया। मैं जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, यहाँ पे भी बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, उन सबसे कहना चाहता हूँ, शिक्षण संस्थान जो हम स्पेशली हम कोचिंग सेक्टर से आते हैं, हमें कमर्शियल एक्टिविटीज की तरह लिया जाता है। हम 18% जीएसटी भरते हैं। पहली बात, हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है स्कूल और यूनिवर्सिटीज की तरह। कोचिंग संस्थानों को कॉम्पिटिटर मान लिया गया है स्कूल का। अगर किसी स्कूल में कोई बच्चा बहुत अच्छा बैडमिंटन खेलता हो, या जैसे अभी अपने पायल और शीतल की बात कर रही थी, अगर ये बहुत आर्चरी में बहुत स्ट्रांग है, तो इनको एक स्पेशल कोच की जरूरत है, एक स्पेशल ट्रेनिंग की आवश्यकता है। अगर स्कूल में कोई बच्चा इंजीनियरिंग, मेडिकल या स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहता है, तो क्या उसे अधिकार नहीं है स्पेशल ट्यूटर्स का? हमारा काम वो स्पेशलाइजेशन है। फेलियर ऑफ स्कूल एजुकेशन, या ऐसा बोल सकते हैं कि कोचिंग संस्थानों का बढ़ना इज नॉट अ फेलियर ऑफ
एजुकेशन सिस्टम या स्कूल, ये क्योंकि विचारधारा आ गई है, इस वजह से हमें कल्प्रिट की तरह देखा जाता है। तो जो आपने समाधान दिया, मैं उसका 100% पक्षधर हूं कि जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं उनमें से कुछ जो चाहते हैं, मैं यूपीएससी की तैयारी करना चाहता हूं, मैं सीए की करना चाहता हूं, मैं आईटी करना चाहता हूं, मैं नीट की करना चाहता हूं, और जो उसके लिए डिवोट होकर काम करना चाहते हैं, क्यों ना उन बच्चों को 3 घंटे स्कूल में ही अलाउ करा जाए और हमारे जैसे स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस को उन 3 घंटे के लिए डिलीवर करने के लिए अलाउ करा जाए, जो अभी हमारे करंट स्ट्रक्चर सिस्टम में नहीं है। इससे एक्सेसिबिलिटी ऑफ एजुकेशन बढ़ेगी, अफोर्डेबिलिटी ऑफ एजुकेशन बढ़ेगी, बच्चे पे जो एक्स्ट्रा ट्रैवल टाइम का बर्डन आ रहा है, जो उस पर हल्का सा स्ट्रेस बढ़ रहा है, वो घटेगा। मतलब इट इज द बेस्ट सॉल्यूशन विच गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड। लोग जाते हैं कोटा आईआईटी क्लियर करने के लिए, आपने तो होश ही संभाला कोटा में जी। तो आपकी आईआईटी जर्नी कैसी रही? मैंने सुना आप कहते थे कि आपके पिता ने टीवी पर ताला लगा दिया था और आपको पिता विलन की तरह लगते थे। तो आज क्या कहना चाहेंगे बच्चों को? आप कहते हैं कि बॉस मोबाइल 2 साल मत देखो, आगे जिंदगी में मौज करोगे। तो मैं दोनों बातों के उत्तर देता हूं। ये सच है जो आपने बोला कि जब मैं आईआईटी की तैयारी कर रहा था 2 साल तक हमारे पिताजी ने टीवी बंद कर दी थी। तो पता नहीं वो सुन रहे होंगे या सुनेंगे, तो सही बताऊं तो मुझे लगता था ये हिटलर जैसे हैं। बट मैं इस मन से कहना चाहता हूं कि अगले 100 जन्मों तक मुझे यही पिताजी चाहिए जिनकी वजह से मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। तो जो बच्चे मुझे सुन रहे हैं उनसे कहना चाहता हूँ कि मम्मी पापा डांट सकते हैं, मेरे भी 2 छोटे बच्चे हैं, वो डांट सकते हैं। अच्छा, पिताजी माताजी का धर्म भी होता है कि थोड़ी थोड़ी देर में बच्चों को टोकना आवश्यक है, नहीं तो उनका पिता माता धर्म पूरा नहीं होता है। ये आवश्यक है, बच्चों को भी समझना जरूरी है। बट बच्चों को एक बात समझना जरूरी है कि उनके जीवन में उनसे भी बेहतर अगर कोई उनके लिए सोचता है तो माता पिता हैं। डांट लें, कोई बात नहीं, थोड़ी सी सुन लीजिए, मेरी बात आपको 5-10 साल बाद समझ में आएंगी जब आपके खुद के भी बच्चे होंगे। उनसे बेहतर आपको कोई जान नहीं सकता और उनसे बेहतर आपका कोई सोच नहीं सकता। अच्छा, युवा का मंच है, आजकल देश के ज़्यादातर युवा जो है रील पर फील करते रहते हैं सारा दिन, क्या मैसेज देना चाहेंगे उनको आप? मैं एक बात बोलना चाहता हूं, मैं इस बात का पक्षधर नहीं हूं कि बच्चों से मोबाइल हटा लेना चाहिए। उन बच्चों से हटा लेना चाहिए जो एडिक्टिव हो गए हैं। मोबाइल वरदान भी है, अभिशाप भी है। हमारे पास एक ऐसा टूल है जो हमारा जीवन बदल सकता है और हमारा जीवन खराब भी कर सकता है। निर्णय आपका है कि आप उससे अपने जीवन को कैसे बनाना चाहते हैं। तो मैं कहता हूं बच्चों को पहले यह सिखाया जाए, 15 साल के ऊपर 14 साल के ऊपर के बच्चों को जिनको मोबाइल देते हैं आजकल, उनको यह सिखाएं कि मोबाइल का सदुपयोग कैसे करा जाता है, मोबाइल को यूज कैसे करा जाता है, उससे क्या सीखा जा सकता है। अगर फिर बच्चा उसको सीख लेता है तो मुझे लगता है इससे बेहतर कोई टूल हो नहीं सकता। बट अगर कभी आपको लगता है, मैं तो कह रहा हूं बच्चों के लिए नहीं, अगर हमें भी लगता है कि हम एडिक्टिव हो गए तो मैं थोड़े दिन के लिए उससे अलग हट जाना चाहिए। तो मोबाइल वरदान भी है, अभिशाप भी है। जैसे टेक्नोलॉजी भी वरदान भी है और अभिशाप भी है। आप कैसे उपयोग करते हैं ये आप पे निर्भर करता है। एक एवरेज स्टूडेंट और एक टॉपर में क्या बेसिक डिफरेंस मानते हैं आप? टॉपर में टॉप 10 टॉप 100 जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आते हैं, शायद मेरी बात थोड़ी अजीब सी लगे बट मैं मानता हूं कि उनमें से काफी सारे बच्चे थोड़ा गॉड गिफ्टेड होते हैं, एक ही बार में सब कुछ याद हो जाना। बट इसका मतलब ये नहीं कि जो बच्चे 50 रैंक पे आ रहे हैं, 500 पे आ रहे हैं, 1000 पे आ रहे हैं, वो लायक नहीं है। बल्कि ऐसा कोई नियम ही नहीं है कि जिससे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में फर्स्ट रैंक लाई हो वो ही उस बैच का सबसे ज्यादा सफल आदमी रहा हो। हमारे टाइम पे जो 10th में सबसे ज्यादा नंबर लाया होगा वही सबसे ज्यादा सफल रहा हो, ऐसा जरूरी नहीं है। तो पहली बात तो इसको समझे। हाँ, जो टॉपर्स आते हैं उनके 2 ट्रेड मैंने अमूमन देखे हैं कि उनका IQ थोड़ा सा गॉड गिफ्टेड हो सकता है, स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जैसे इंजीनियरिंग और मेडिकल में। और दूसरा अपन बोल सकते हैं कई बच्चों ने उनमें अर्ली स्टार्ट चालू कर दी होती है। तो बहुत सारे पेरेंट्स जो बहुत कॉन्शियस होते हैं वो काफी जल्दी उनको थोड़ा चालू कराते हैं तो उन्हें थोड़ी एज मिलती है। बट मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि हम जैसे कोचिंग संस्थान है, हमारे यहाँ भी टॉपर्स आते हैं, टॉप 10 100 को हम ज़्यादा दिखाते हैं, हालांकि हम तो नीचे वालों को भी बहुत सारा दिखाते हैं। मैं कहना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से उन टॉप 50 टॉप 10 में हमारा 20% रोल होता है, पर जो इसके बाद बच्चे हजारों की संख्या में सेलेक्ट होते हैं उनमें हमारा रोल 80% होता है। क्रेडिट कभी कभी हम उनका भी लेते हैं ऊपर वालों का, बट सच है कि उनका उसमें रोल ज़्यादा होता है। अच्छा, कुछ रैपिड फायर हो जाए। जी सर। एनवी सर को एनवी सर बनाने में सबसे बड़ा रोल किनका है? उनके पढ़ाने के यूनिक तरीके का, बच्चों का, माता पिता का, या आपकी लाइफ पार्टनर जो सामने बैठी उनका? मेरे हिसाब से सबका ही है सर। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था। लाइफ पार्टनर तो साहब नहीं बैठी हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि उन्होंने मेरा एक दोस्त की तरह बहुत साथ दिया है। माताजी पिताजी का तो मतलब क्या बोला जाए, मतलब बोल ही नहीं सकते। कभी भी आप डल हो जाओ तो माताजी आपको संभाल लेंगे, पिताजी आपको संभाल लेंगे। बल्कि इन तीनों ने शायद मुझे संभाल रखा है। तीनों मतलब माताजी, पिताजी और वाइफ ने। मैंने आज तक घर का कोई काम नहीं करा है, अपनी वाइफ के लिए कभी कोई साड़ी नहीं लाया हूँ, बच्चों के लिए कोई काम नहीं करा है। ये सिर्फ मुझे फ्री रखते हैं कि तुम शिक्षा के लिए समर्पित हो, रहो, बाकी सारी बैकएंड की हेडेक हम ले लेंगे। और ये सच है, इसलिए नहीं कि मंच से कोई मॉडेस्ट होने के लिए मैं बात कह रहा हूँ, ये सच है। मुझे मेरे घर का कुछ नहीं पता है, न ये लोग रिलेशनशिप में क्या करना है,
परिवार में और क्या करना है, दे टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। इन्होंने बोल रखा है तुम एजुकेशन को समर्पित हो, तुम वो करो, तुम्हारी सारी बैकएंड की तकलीफें हमारी। ऐसा परिवार, ऐसा साथी आपको मिल जाए, तभी आपको समर्पित होकर इतने प्रेम करने वाले बच्चे मिल सकते हैं, जिसकी वजह से शायद एनवी सर बन पाए। आपको क्या लगता है जो कोचिंग माफिया है वो वाकई है रियल में? कोचिंग माफिया शायद बहुत गलत शब्द है, क्योंकि मैं उसी पृष्ठभूमि से आता हूं। एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, हजारों बच्चों को उनको जिंदगी दे रहे हैं। नहीं, मैं इसके लिए ये उत्तर देना चाहूंगा, सर आप जर्नलिज्म से आते हैं, आपके सेक्टर में भी बहुत सारे ऐसे जर्नलिस्ट होंगे जिन्होंने शायद इस प्रोफेशन को दागदार करा होगा। इसकी वजह से सारे जर्नलिस्ट या सारे चैनल्स खराब हो गए, ये सच नहीं है। मैं कोचिंग के लिए भी यही बोलना चाहता हूं, कुछ अप्रिय घटनाएं या कुछ ऐसी बातें जो कोचिंग संस्थानों को नहीं करनी चाहिए जी, वो उन्होंने करी, उस वजह से शायद ये नाम कहीं कहीं लिया गया, बट सबको एक ही तराजू में तोला जाए ये सही नहीं है। आगे कुछ आपका प्लान हो देश के लिए, कुछ और शिक्षा में कुछ और बड़ा करना चाहते हैं? मैं शिक्षा में बोलना चाहता हूं, थोड़ा सा शिक्षा के देखने को प्रारूप को बदलना बहुत आवश्यक है। मुझे लगता है शिक्षा को एक पैराडाइम शिफ्ट की आवश्यकता है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस जमाने में सर अब नॉलेज वर्कर्स की बहुत आवश्यकता नहीं होगी। नॉलेज वर्कर्स जो हम बिल्ड कर रहे हैं एजुकेशन सिस्टम से, उसकी आवश्यकता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कम हो रही है। आज की तारीख में वो आपके बहुत सारे सॉल्यूशंस आपको देने लगता है। आप देखोगे तो आज से 25 साल पहले समस्या ये थी कि कोई आंसर बताने वाला नहीं था। नाउ आंसर बताने वाले की समस्या नहीं है, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बोलोगे, वो आपके साइकोलॉजिकल आंसर, सब्जेक्टिव आंसर, सब आंसर आपको दे देगा। तो फिर एजुकेशन में क्या चाहिए? आंसर देने वाला तो हमें मिल गया टेक्नोलॉजी। सही सवाल पूछने वाला बनना असली शिक्षा का महत्व है। क्या बच्चा सही सवाल पूछ पाता है? इसके लिए मैं बोलना चाहता हूं कि शिक्षा असलियत में सीखने की प्रक्रिया को सिखाना, मैं कई बार रिपीट करता हूं, वापस रिपीट करता हूं, असली शिक्षा का महत्व है सीखने की प्रक्रिया को सिखाना। लर्न हाउ टू लर्न इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन सिस्टम। कैसे सोचा जाए, कैसे सही सवाल पूछा जाए, कैसे स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वर बना जाए, कैसे क्रिटिकल थिंकर बना जाए, आई थिंक ये एजुकेशन में इनकॉर्पोरेट करने की बहुत आवश्यकता है। आप हजारों बच्चों का स्ट्रेस दूर करते हैं, खुद को डी स्ट्रेस करने के लिए क्या करते हैं आप? मेरी इसकी थोड़ी सी अलग टाइप की, क्योंकि इंजीनियर हूं तो इंजीनियरिंग तरीके से इसको सोचता हूं। मुझे लगता है हमें स्ट्रेस आता कब है कि हम एक गोल सेट करते हैं। गोल हमारा सेट होता है ऑब्सेशन से, क्योंकि ये सवाल मेरे पास बहुत आता है, तो मैं इसकी इंजीनियरिंग तरह का ही मेरा आंसर है इसका, कि हम जब भी गोल सेट करते हैं तो वो गोल डिफाइन होता है कि जैसे मान लो शिक्षा है तो ऑब्सेशन से आता है, जुनून जिसे हम बोलते हैं कि नहीं यार जुनून है, मुझे शिक्षा में कुछ करना है। जब ये जुनून से हम गोल सेट कर लेते हैं तो हम एफर्ट लगाते हैं जम के, और जब हम एफर्ट लगाते हैं जम के और बीच बीच में से एनालाइज करते रहते हैं कि गोल कितनी दूर है, गोल कितनी दूर है। अब जब एनालाइज करते हैं तो कई बार गोल दिखता ही नहीं कि यार ये अचीव हो पाएगा, या हमें लगता है कि ये गोल अभी दूर है या थोड़ा धुंधला नजर आता है, तो हमारा स्ट्रेस बढ़ने लगता है। इससे ही हमारा माइंडसेट थोड़ा थोड़ा चेंज होने लगता है। मैं बच्चों को बोलता हूं कि गोल को तय कर लिया उसके बाद रोज मत देखो इसको। मैं कोटा से दिल्ली आया गाड़ी से, 6-7 घंटे की जर्नी है, माइलस्टोन छोटे 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 पार करते जाइए, आगे चल जाएंगे। तो मैं बच्चों को बोलना चाहता हूं अगर इस स्ट्रेस को कम करना है, और खुद भी मैं यही करता हूं, तो एक बार गोल सेट कर लिया उसके बाद रोज गोल के बारे में नहीं सोचता हूं। रोज ये सोचता हूं कि कल से बेहतर करा कि नहीं करा। अगर कल से बेहतर नहीं करा तो एनालाइज करिए और इंप्रूव करिए, तो आपकी जर्नी बहुत अच्छी होती जाएगी, आप इसे एंजॉय करते जाएंगे, और साथ ही साथ आप गोल पे कब पहुंच जाएंगे आपको पता भी नहीं पड़ेगा। आप देश के नामी टीचर हैं, अगर टीचर ना होते तो क्या होते? सोचना बहुत मुश्किल है, बट हाँ शायद मैं फिजिक्स की किसी फील्ड में रिसर्च कर रहा होता। लाखों बच्चे आपको अपना रोल मॉडल मानते हैं, एनवी सर का रोल मॉडल कौन है? सही शब्दों में बोलें तो फिर थोड़ी सी भावनात्मक बात लगेगी, बट माताजी पिताजी ही मेरे रोल मॉडल हैं। मेरे पिताजी में आज भी दो उनकी खूबियां बताता हूं जिसको मैं अडॉप्ट करने की बात समझता हूं, कि मेरी माताजी की खूबी यह है कि वो किसी भी परिवेश का व्यक्ति हो, उनके मन में कोई भेदभाव नहीं है। वो कभी जज ही नहीं करती, ना जज करना चाहती हैं कि वो व्यक्ति किस स्ट्रक्चर से आता है। इसकी वजह से एक फायदा होता है, उनका व्यवहार हर व्यक्ति के प्रति सेम है। मेरे पिताजी की जो क्वालिटी जो मैं खुद में इनकॉर्पोरेट करना चाहता हूं, कैसी भी तकलीफ आ जाए, कैसी भी विषम परिस्थिति आ जाए, कुछ भी हो जाए, उनके चेहरे पे शिकन नहीं आती कि क्या लेके आए थे, कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर से खड़े होना जानते हैं। मैं कुछ हद तक उस पर आ पाया हूं, पूरा तो नहीं आ पाया हूं, क्योंकि दोनों वैचारिक बौद्धिक संपदा से दोनों चीजें आती हैं, तो मुझे लगता है मुझे थोड़ी विरासत में मिली है, पर इसे प्रैक्टिस करने की बहुत आवश्यकता है। तो मैं
अपने रोल मॉडल उन दोनों को ही मानता हूँ। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप एनडीटीवी युवा के मंच पर आए और हजारों लाखों युवाओं के रोल मॉडल हैं एनवी सर। इस इम्तिहान को भी इन्होंने पास कर लिया है और आगे मुझे लगता है जिस तरीके से उन्होंने कहा कि शिक्षा में ये अभी और क्रांति लाने वाले हैं, ये क्रांति जरूर लाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।